और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों वर्ल्ड लीडर्स के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कैसे G20 मंच पर पीएम मोदी की तूती बोल रही है। बाली में मौजूद विश्व का हर नेता पीएम मोदी से मिलने के लिए बेताब नजर आ रहा है। पीएम मोदी की धाक यहां पर साफ साफ नजर आ रही है। तो आप देख रहे हैं इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की ये तस्वीरें पीएम मोदी के साथ, और इस तरह की बहुत सी बायलैटरल मीटिंग्स हैं जो आज होनी है। आज G20 शिखर सम्मेलन का आखिरी दिन है और अध्यक्षता अब आधिकारिक रूप से भारत को सौंप दी गई है, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी ये राष्ट्राध्यक्ष हैं अलग अलग देशों के, वो मुलाकात भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो G20 समिट का आखिरी दिन, और यहां पर 3 सत्र हुए, अलग अलग सेशंस हुए, जिसमें ग्लोबल मुद्दों पर किस तरह से आगे बढ़ना है, सभी देशों को मिलकर आगे बढ़ना है, चाहे वो एनर्जी सिक्योरिटी हो, फूड सिक्योरिटी का मामला हो, क्लाइमेट चेंज हो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। और साथ ही साथ ये बायलैटरल मीटिंग्स भी हो रही हैं। ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात। G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर एक सत्र को संबोधित किया, और अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे दौर का सबसे उल्लेखनीय बदलाव है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का उचित उपयोग गरीबी के खिलाफ दशकों से चल रही वैश्विक लड़ाई में फोर्स मल्टीप्लायर बन सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा सभी तक पहुंचाना G20 नेताओं की जिम्मेदारी है। मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के भारत के अनुभव ने हमें दिखाया है कि अगर हम डिजिटल आर्किटेक्चर को समावेशी बनाते हैं तो ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ला सकता है। और पर्यावरण को लेकर पीएम मोदी कितने सजग हैं, इसका नजारा बाली में भी देखने को मिला। G20 सम्मेलन में शिरकत करने बाली गए पीएम मोदी समिट के दूसरे दिन पर्यावरण सेशन से पहले मैंग्रोव फॉरेस्ट पहुंचे। मैंग्रोव वन में पीएम मोदी काफी देर तक रुके रहे और जंगल को निहारते रहे। यहां उन्होंने कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात भी की। अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी दुनिया के कई बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। इनमें स्पेन, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं। इसके अलावा पीएम मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। तो ये जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं, इनको भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं G20 का आखिरी दिन, और वर्ल्ड लीडर्स का बड़ा जमावड़ा है। जितनी भी मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं विश्व की, वो सब एक मंच पर यहां पर एकत्रित होकर आगे जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनसे कैसे निपटना है, उसको लेकर यह गहन चर्चा की जाती है। और विदेश मामलों के जानकार रॉबिंदर सचदेव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिंदर सचदेव जी, G20 का ये शिखर सम्मेलन और अब अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर भारत को सौंपी जा रही है, और ये एक ऐसा मंच है जहां पर यूरोपीय संघ के देश भी हैं, विकासशील देश भी हैं, और अब नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिली है भारत को। आप क्या देख रहे हैं, क्या चैलेंजेस आगे रहने वाले हैं, और एक नेतृत्व करने की क्षमता और एक लीडिंग लाइट बनकर उभरेगा हमारा देश इस मंच के जरिए? रॉबिंदर जी, आपको अपने आप को अनम्यूट करना होगा, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है। अनम्यूट कर लीजिए जी। अब आ रही है जी, अब आ रही है। आई एम सॉरी या सो द पॉइंट इज कि भारत को जो इस समय ये लीडरशिप मिल रही है, ये बहुत ही एक दुनिया का क्रिटिकल जंक्चर है इस समय।
और आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज तो भारत के लिए आगे ये रहेगा, ये जो दुनिया बट रही है इस समय रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के और चाइना को लेकर के, इस डिवाइड जो हो रहा है दुनिया में, देशों को कैसे एक साथ लेकर के आगे चला जाए। देखिए रशिया के यूक्रेन के मामले में दुनिया में क्लियर कट डिवाइड्स हो रहे हैं, उधर चाइना को लेकर के अमेरिका ने क्लियर कट, चाहे अमेरिका बाइडेन मिल रहे हैं शी जिनपिंग से इत्यादि, बट क्लियर कट अमेरिका का अप्रोच यह है कि चाइना को टेक्नोलॉजी डिनाई करी जाए। ओके, फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजीज चाइना के पास लीडिंग ना आए और चाइना की टेक्नोलॉजीज दुनिया में ना बिके। तो ऐसे माहौल में इन 19 देश और एक जो यूरोपियन यूनियन हो गया, ये 20 मिलके बनते हैं, इन 20 एंटिटीज को साथ में लेकर के चलना बहुत बड़ा जी रविंद्र जी, है। माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ, कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है आपके पीछे, ये टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। लेकिन ये मंच बताने के लिए काफ़ी है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि अब वर्ल्ड लीडर की पोजीशन में भारत आ चुका है और G20 मंच की अब वो मेज़बानी करने वाला है। अध्यक्षता उसको आधिकारिक तौर पर सौंप दी गई है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने आधिकारिक तौर पर ये अध्यक्षता भारत को सौंप दी है। तो अगले साल से, अब जो दिसंबर का ये जो कार्यकाल शुरू होगा, अब भारत जो है वो आधिकारिक तौर पर अब G20 समिट का नेतृत्व करेगा अगले साल से। और ऐसे में जितने भी देश हैं, और जो रविंदर जी जो बात कह रहे थे कि जो हालात जिस तरह से बदले हैं, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और जो पश्चिमी देश हैं और रूस के बीच जो खाई है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि ये जो डिवाइड है इसको किस तरह से, इस खाई को कैसे पाटना है और मिलकर आगे बढ़ना है, क्योंकि सभी देशों को जहां तक इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जो अर्थव्यवस्था है उसको भी मजबूत करना है, फिर और भी बहुत सी चुनौतियां हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज का एक अहम मुद्दा है। और यहाँ पर जो इंडोनेशिया में भी जो सत्र रखे गए वो भी एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इन्हीं मुद्दों पर यह गहन बातचीत हुई है। और अब जो आगे का एजेंडा है वो भारत की ओर से सेट किया जाएगा और इसमें कुछ और मुद्दे जो हैं वो भी, उन पर भी चर्चा की जाएगी, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है। तो ये जो चुनौतियां हैं अलग अलग देशों के सामने, कैसे मिलकर आगे बढ़ना है वो हमें तय करना होगा। और जो हमारा थीम है G20 समिट का, वो रहेगा वसुदैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी जो धरती है, जो पूरी दुनिया है, वो एक परिवार है और एक परिवार बनकर किस तरह से चुनौतियों से निपटते हुए हमें आगे बढ़ना है, ये अब हमें तय करना होगा। और जिस तरह से नेतृत्व क्षमता हमारे देश ने दिखाई है और जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो भारत की बढ़ती हुई धमक है, उसके जरिए एक बड़े संदेश देने की भी कोशिश। और आज भी जो G20 का मंच है, जो अहम बातें प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कही गई कि चाहे घर बनाने का मामला हो, चाहे कोरोना वैक्सीन का मामला हो, तो पूरे विश्व को राह दिखाई है हमारे देश ने। और जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उससे भी पार पाते हुए कोरोना वैक्सीन पहुंचाना और बैंक खाते खोलना लोगों के लिए, गरीबी से मुक्ति दिलाना लोगों को, इन मुद्दों पर कैसे आगे देश बढ़ता रहा है, जो भारत की जो सक्सेस स्टोरी रही है वो इस मंच पर बखूबी तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस मंच पर रखी गई। और इस वक्त पूर्व राजनयिक अचल मल्होत्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अचल मल्होत्रा जी, हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं कि अब यह अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर भारत को सौंप दी गई है और किस तरह से सारे देशों को आगे मिलकर बढ़ना है, और जो हमारा थीम भी है वो है वसुधैव कुटुंबकम। अब जो चुनौतियां हैं, बदली हुई परिस्थितियां जो नजर आ रही हैं, रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध है और पश्चिमी देशों और रूस के बीच जो बढ़ती हुई खाई है, उसको कैसे पाटना है, कैसे आगे बढ़ना है, यही सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है। जी, ये जो आपने जिस बात का जिक्र किया वो तो अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो हमें प्रेसिडेंसी मिल रही है भारत को, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये 20 ऐसे देश हैं भारत को मिलाकर जो दुनिया की 85% ग्लोबल जीडीपी बनाते, 75% ग्लोबल ट्रेड है और दुनिया की 3/4 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और G20, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार बताया कि यूएन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डिलीवर नहीं कर रही हैं एज पर द एक्सपेक्टेशंस, जितना लोगों को उम्मीद थी यूएन इंस्टीट्यूशन से। ऐसे में G20 जो है काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है,
क्योंकि इसमें दुनिया की सबसे बड़े विकसित देश भी हैं और तेजी से बढ़ते हुए देश भी हैं। ये तो है एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इस समय जब भारत को इसकी प्रेसिडेंसी मिल रही है, तो पूरी दुनिया एक बड़े ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। इसमें काफी हद तक रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, जो दरअसल रशिया और यूक्रेन के बीच में नहीं है, एक्चुअली रशिया और अमेरिका और उसके नेटो अलाइज के बीच में है। इसका दुष्प्रभाव हम देख चुके हैं, महंगाई, इन्फ्लेशन, फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी, इन सब चीजों को चैलेंजेस मिल रहे हैं। उसके अलावा जो कुछ पहले से चलती हुई समस्याएं हैं, क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर, और जैसे कि मोदी जी ने भी जिक्र किया कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इस सब परिप्रेक्ष्य में भारत जब इसका अध्यक्षता करता है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये भारत के लिए, और भारत को ये सभी चीजों को एड्रेस करना है। ऑफ कोर्स जो डिवाइड है उसको तो रोकना ही है, क्योंकि उन्होंने जिक्र भी किया अपने भाषण में कि अब एक कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। तो ये इशारा इस तरफ था कि हम अकेला भारत तो नहीं कुछ कर पाएगा, जाहिर है अगर आप में डिविजन होगी तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमें कुछ उनके जो उन्होंने चार बातें कही कि अपनी अध्यक्षता में किस चीज पे जोर डालेंगे, वो बहुत अपने आप पे सारा मैसेज देती है। वो है इंक्लूसिवनेस, समावेशी, और एम्बिशियस कि काफी हम आगे बढ़ के सोचेंगे। फिर उसके अलावा उन्होंने इसके बारे में बोला ये एक्टिव, जो आपका एक्शन ओरिएंटेड, एक एक्शन ओरिएंटेड है, और उसके अलावा जो है आपका डिसाइसिव। तो ये चारों चीजें जो है सबब करती है कि भारत की अप्रोच क्या रहेगी ऐसे में। तो जी, बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं, कलेक्टिव एफर्ट की भी जरूरत है और यहाँ पर डिसाइसिव एक्शन भी लेने की जरूरत है। जो चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से हमें उनसे निपटना है, और भारत की जो यहाँ पर रहने वाली है भूमिका वो बहुत ही महत्वपूर्ण। और इसी पर हम रविंद्र सचदेव जी से भी बात कर रहे थे। रविंद्र जी, आपकी आवाज़ तब कट गई थी, लेकिन ये प्रेसिडेंसी जैसे कि अचल मल्होत्रा जी भी कह रहे हैं, ये कितनी महत्वपूर्ण है भारत के लिए? थैंक यू मीमांसा जी। अब साउंड क्लियर है? जी जी, आप बिल्कुल साफ। थैंक यू वेरी मच। यस, एग्जैक्टली, अचल जी भी वही कह रहे थे। आई थिंक जो मैं शुरू में कह रहा था और जो अचल जी कह रहे हैं, मैं फुल्ली एग्री करता हूं। ये चैलेंज है बहुत बड़ा, अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ा इंडिया को दुनिया का एजेंडा सेट करने के लिए कुछ हद तक, राइट? कि अगले एक साल जो नैरेटिव, जो डिस्कशन है, जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि देखिए जब प्रेसिडेंसी G20 की होती है, इसमें अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स होते हैं और करीब 150 से 200 अलग अलग मीटिंग्स होती हैं, जिसमें मिनिस्टर लेवल मीटिंग्स होती हैं, पावर्टी को लेकर, यूथ को लेकर के, आप क्लाइमेट चेंज को लेकर के, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, इन्फ्लेशन या रिसेशन को लेकर के। और बहुत बड़ा मुद्दा तो दुनिया में इस समय, दुनिया के करीब 60 या 70 देश हैं जो कर्ज के बोझ से करीब डावाडोल हो रहे हैं। श्रीलंका तो डूब गया एक तरह से, राइट? उस तरह के करीब 60-70 और देश हैं। तो उन देशों के सेंट्रल बैंक्स कैसे इंटरवीन करें, क्योंकि याद रखिए G20 कहने को और प्राइमरीली एक इकोनॉमिक और फाइनेंस का फोरम है, राइट? ये सारे मुद्दे कर रहा है हैंडल, बट फाइनेंस का मुद्दा अहम है। तो इन सब चीजों के चैलेंजेस हैं दुनिया में, नो डाउट। अब इनके ऊपर जो मेन चैलेंज बन गया है वो ये बन गया कि दुनिया दो भागों में बढ़ती दिख रही है। एक रशिया यूक्रेन को लेकर के, और दूसरा ऑफ कोर्स चाइना को लेके ना। अब ऐसे माहौल में ये जो 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, ये मिलके 20 बनाते हैं, राइट, G20। अब ऐसे में इन सबको साथ में लेकर के चलना और कॉमन एजेंडास में लाना एक चैलेंज होगा। बट यस, देखिए एक चीज और है, दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी भारत में भी हैं, आप मानिए, क्योंकि भारत इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने जा रहे हैं शायद अगले साल, राइट? आई थिंक वी आर हेडिंग समवेयर देयर। तो भारत की जो चैलेंजेस हैं, हर एलिमेंट को लेकर के, उन चैलेंजेस को जो हम एड्रेस कर रहे हैं अपने देश के अंदर, वही सेम चैलेंजेस दुनिया भर में हैं। अमेरिका में भी हैं, यूरोप में भी हैं, अफ्रीका में भी हैं, एशिया में भी हैं। तो भारत अपने हिसाब से जितनी एक कटिंग एज लीडरशिप, क्रिएटिव लीडरशिप दे सके अगले एक साल में अपनी लीडरशिप में, उतना दुनिया को भी फायदा, उतना हमें भी है, क्योंकि G20 जो कर रहा है उसमें हम सबका फायदा है अगर G20 की जो ऑब्जेक्टिव्स है वो मीट हो। बट सबसे बड़ी बात है चैलेंज ऑफ अ डिवाइडेड वर्ल्ड। रशिया को लेकर अलग चैलेंज है कि ग्रो टुगेदर एंड रिकवर टुगेदर।
तो जो चैलेंजेस है कैसे उन्हें फेस करना है, और जो जिस डिवाइड की बात आपने कही रॉबिंदर जी, वही बात अचल जी भी कह रहे थे, अब उस डिवाइड को किस तरह से खत्म करना है, ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होगी भारत के कंधों पर। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन कही जाएगी कि G20 की अध्यक्षता अब भारत के हाथों में आ गई है।